What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. कोड देखिए कितनी शानदार है. Mistakes are proof that you are trying. जैसे कि बचपन में हम सभी लोग साइकिल चलाना सीखते हैं. साइकिल से कितनी बार गिरते हैं यार, कितनी बार चोट लगती है, लेकिन उसके बाद फिर से खड़े हो जाते हैं और फिर से साइकिल चलाते हैं. जितनी बार भी चोट लगती है हम पीछे नहीं हटते हैं. तो कितनी भी गलती हो जाए हमसे चलाने में, लेकिन हम उसको चलाना तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उसको सीख नहीं जाते. अगर यही एटीट्यूड हम अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करके चले आगे, तो हमको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता. पर लेकिन वो छोटी-छोटी जो बातें होती हैं, जो बचपन की, जैसे-जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को, उन सब आदतों को हम साइड में रखते चले जाते हैं. जबकि उन सब आदतों को और अच्छी तरीके से पकड़ के रखना चाहिए और अच्छे लेवल पे इंप्लीमेंट करना चाहिए. पर लेकिन ऐसा नहीं होता है. अब क्या होता है लाइफ में, जैसे-जैसे बड़े हो जाते हैं, अगर कोई भी मिस्टेक्स कर दिया, कोई भी गलती हो गई, तो अपनी इमेज देखने लगते हैं. यार सोसाइटी क्या सोचेगी, सामने वाला क्या सोचेगा. अरे सामने वाले का क्या करना है, सामने वाला अपना काम कर रहा है, आप लोग अपना काम कीजिए. सामने वाले की जिंदगी अलग है, आपकी जिंदगी अलग है. कोई भी आदमी एक साथ पैदा नहीं हो रहा है, ना ही एक साथ मर रहा है. तो सामने वाला क्या कर रहा है, वही रोग कि क्या कहेंगे लोग, उससे मतलब नहीं रखना है. जो आपको करना है उस पर फोकस देना है बस. ठीक है, तो गलती करने से कभी भी नहीं डरना है. जब गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे. हाँ, ये जरूर है कि एक बार एक गलती कर दी, वो रिपीट नहीं करनी है. उसको तो फिर बदतमीजी बोलने लगते हैं. तो गलती होती है, वो छोटी-छोटी गलतियां होती हैं, उनसे आदमी सीखता है. तो उससे जितना सीखा जाए उतना ज्यादा बेटर है. और इससे भी अगर एक स्टेप्स आगे चला जाए, जैसे कि चाणक्य ने कहा था कि अगर दूसरों की गलती से सीखे तो उससे तो अच्छी बात ही नहीं है, उससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है. फिर तो आपको कोई सक्सेस होने से रोक ही नहीं सकता है. ठीक है, तो हमेशा कोशिश करें. गलती हो रही है तो कोई नहीं, उनको इग्नोर कीजिए जितना हो सके, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए. और अपनी लाइफ में हमेशा जो गोल बना दिया है, जस्ट उस पर फोकस कीजिए, लोगों पे नहीं कि लोग क्या कहेंगे. ठीक है, तो आज 22 मई है. देख लेते हैं हमको कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं. ये पेन ड्राइव के कोर्स अवेलेबल है, यहाँ पे आप लोग खरीद सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आपकी, वो आप यहाँ पे कॉल करके उसको सोल्व कर सकते हैं. ओके, आइए अब आगे चलते हैं. ये फर्स्ट आर्टिकल कोयले से रिलेटेड है. तो कोर्ट का डिसीजन आया है, उसके ऊपर ये अलग तरीके का आर्टिकल थोड़ा दे रखा है. पर लेकिन जो भी दे रखा है उसमें तो मतलब जो चीजें दे रखी हैं कि ऑफिशियल करप्ट होते हैं, वो सारी चीजें, तो जितना इसमें दे रखा है वो चीजें हम डिस्कस करेंगे. लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ पे किस तरीके का कोल पाया जाता है, वर्ल्ड में किस तरीके का कोल पाया जाता है, कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा, हमारे किस राज्य में ज्यादा कोल पाया जाता है, कोल कितने प्रकार के होते हैं, वो चीजें हम ज्यादा फोकस करेंगे. आर्टिकल में इतना कुछ नहीं है, पर बैकग्राउंड में जो चीजें दे रखी हैं, जो मैं डिस्कस करूंगा, वो आप लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगी, ज्योग्राफी में भी और वैसे भी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ओके, ये हसन रूहानी जी जीत गए हैं. इस आर्टिकल को भी थोड़ा देखेंगे कि वहां की सिचुएशन कैसी थी और आगे आने वाले टाइम में उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है. इस आर्टिकल को भी देखेंगे. ये ईरान के प्रेसिडेंट बन गए हैं सेकंड टाइम. ओके, ये वाला आर्टिकल है, ये वाटर से रिलेटेड है. यहाँ पे कि वाटर का यूज किस तरीके से होना चाहिए और किस तरीके से कहाँ पे मतलब क्या क्या यूज करते हैं वाटर का, कुछ चीजें इसमें दे रखी है. कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा आप लोगों को काफी, कि फ्रेश वाटर कितना पाया जाता है आज की डेट में, किस तरीके से वाटर में गंदगी हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है. इसके अलावा हम कहाँ कहाँ वाटर को यूज कर रहे हैं, वर्ल्ड की 3-4 कंट्रियों का कंपेयर करके दिखाऊंगा कि वो कंट्री किस तरीके से वाटर को यूज कर रही है, किस किस एरिया में ज्यादा वाटर यूज किया जाता है. इस आर्टिकल को भी बहुत अच्छे से देखेंगे हम लोग. ठीक है, और ये वाला आर्टिकल है सॉरी, ये वाला आर्टिकल है, ये एक तरीके से यूएसए की जो आप लोग देखते हैं उसकी टेंडेंसी रहती है कि किस तरीके से वो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी इशू है सोसाइटी के, उनसे साइड में हटता हुआ जा रहा है. ठीक है, तो आर्टिकल क्लाइमेट से रिलेटेड ही है, जिसे पेरिस पीस क्लाइमेट संधि हुई थी उससे रिलेटेड है. तो इंडिया का भी कुछ इसमें रोल रहा है और यूएसए जो है ब्लेम करता है इंडिया और चाइना और रशिया जैसी कंट्री को कि ये कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सारा पैसा यूएसए देता है सबको. तो आर्टिकल में मेन पॉइंट निकाल लेंगे हम लोग, देखेंगे जो भी है. ये वाला आर्टिकल रीडर से रिलेटेड होता है, मतलब जो भी उसको एडिटर को राइटर वो पत्र लिखे जाते हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं. तो आर्टिकल कोई काम का नहीं है. बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही शानदार आर्टिकल है. ये आर्टिकल यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से गांधी जी के द्वारा एक तरीके से जो हमारा इंडिपेंडेंस का जो रिवॉल्यूशन था, ठीक है ना, फ्रीडम स्ट्रगल था जो हमारा, उसको किस तरीके से फेमिनाइज कर दिया, किस तरीके से जो फीमेल वाला पार्ट है वो डाला गया गांधी जी के द्वारा. तो उसके बारे में एक्सप्लेन किया है. तो इस वाले आर्टिकल को भी हम काफी अच्छे से देखेंगे. ठीक है, ये वाला आर्टिकल कुछ नहीं है, बुक के बारे में दे रखा है, एक छोटी सी बुक है यहाँ पे. ठीक है, और ये वाला ऊपर वाला जो आर्टिकल है यहाँ पे, ये वाला आर्टिकल अभी जो इस वाले आर्टिकल को यहीं पे हम लोग देख लेंगे. आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में हमारे नेवल ऑफिसर कुलभूषण जाधव जी को पकड़ा गया है, तो उन्हीं के ऊपर ये आर्टिकल आ रहे हैं. अभी डे बाय डे में फिर से आर्टिकल आते रहेंगे. पीछे भी 2-3 आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो जब तक केस चलता रहेगा इसी तरीके से आर्टिकल आते रहेंगे. तो फालतू में इस तरीके से टाइम वेस्ट करने का कोई बनता नहीं है. जो कोई पहली बार सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. कुलभूषण जाधव के एक नेवी के ऑफिसर थे क्या, जो हमारे ऑफिसर थे, तो उनको क्या कर लिया, पाकिस्तान ने पकड़ लिया है. और पकड़ा कहाँ पे गया है, ये इसको
इनको ईरान वाले एरिया में पकड़ा गया और ये बोला गया है कि ये जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको विफल बनाने के चक्कर में थे, मतलब एक तरीके से इनके खिलाफ कुछ एक्टिविटी कर रहे थे वहां पे। और जबकि इंडिया का मानना है, इंडिया ने ये बोला है कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे थे कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाए। ठीक है, तो पाकिस्तान ने क्या किया, जल्दी जल्दी उनका केस सॉर्ट आउट किया और उस पर क्या किया, उनको फांसी की सजा सुना दी। तो फांसी की सजा सुनाने के बाद में अब नॉर्मल सी बात है ना, तो इंडिया के जो जितने भी इंडिया के कमिश्नर है, हाई कमिश्नर है या फिर कोई भी बंदा है, इनके फैमिली मेंबर को भी इवन इनसे मिलने नहीं दिया गया। तो यहाँ तक कि इन्होंने हरकतें की, जबकि ये सारी हरकतें जो इनके द्वारा की जा रही है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। ओके, तो इंडिया ने क्या किया, उसका अपोज करते हुए, जो कि वियना कन्वेंशन था, वियना ऑस्ट्रेलिया की कंट्री है, तो वहां पे एक कन्वेंशन हुआ था 1963 में। तो उस कन्वेंशन के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे कोई भी कंट्री का कोई भी नागरिक किसी दूसरी कंट्री में पकड़ा जाता है, तो जिस कंट्री में पकड़ा गया है, मान लीजिए ये हो गया इंडिया और ये हो गया पाकिस्तान, ठीक है ना, तो ये ए कंट्री है, बी कंट्री, कोई भी ले लीजिए, इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है। मान लीजिए इस कंट्री का कोई नागरिक यहाँ पे पकड़ा गया, तो इस कंट्री की जो फोर्सेज हैं, इस कंट्री के जो वहां पे रहने वाले मेंबर जो भी हैं, वहां पे जो गवर्नमेंट है वहां पे, उसका क्या हक बनता है, उसका क्या एक तरीके से आप लोग बनता है, ड्यूटी बनता है, हक क्या ड्यूटी बनती है कि जो भी यहाँ का हाई कमिश्नर ऑफिस है उसको जाके तलब करे कि आपका सिटीजन इस तरीके से पकड़ा गया है यहाँ पे। लेकिन इन्होंने वो तलब करना तो दूर दूर, इसको जो यहाँ के हाई कमिश्नर है इनको मिलने भी नहीं दिया जिससे पकड़ा गया है, जिनको फांसी की सजा तक सुना दी गई है। तो इंडिया इसके खिलाफ में कहां पे गया, इंटरनेशनल कोर्ट में गया। तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के बाद में इंडिया के फेवर में डिसीजन आया और उन्होंने क्या बताया कि जब तक यहां पर ये केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तब तक पाकिस्तान उनको फांसी नहीं देगा और ना ही अपना जो उनके ऊपर एक्टिविटी चल रही है उनको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, पर लेकिन एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक संधि टाइप की है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, नॉर्मल तरीके से भी अगर देखा जाए तो क्या होता है, 2008 में बात हुई थी वो, उसके हिसाब से देखा जाए, अगर किसी भी कंट्री का कोई भी आदमी दूसरी कंट्री के खिलाफ कोई इस तरीके की साजिश करता हुआ पकड़ा गया है कि मतलब कंट्री में उसकी सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा सकता है या कंट्री की एक तरीके से इनस्टेबिलिटी कर सकता है, कंट्री में कोई इनस्टेबिलिटी कर सकता है, तो उस तरीके की अगर कोई चीजें कर रहा है इस एक कंट्री का दूसरी कंट्री के खिलाफ, तो फिर ये जिस तरीके के स्टेप्स लिए गए हैं कि उससे किसी को न्याय मिलने दिया जाना जाए और उसकी फैमिली मेंबर को भी उससे न्याय मिलने दिया गया, तो इस तरीके के स्टेप्स ले सकता है। तो पाकिस्तान का ये मानना है, तो पाकिस्तान जो वहां पे डिसीजन आया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, उसके खिलाफ में पाकिस्तान फिर से कोर्ट में दलील देने गया अपनी। ठीक है, तो इस तरीके से ये केस इस तरीके का चलता रहेगा और बार बार ये आते रहेंगे, जैसे जैसे आएंगे जो कुछ नए पॉइंट मिलेंगे हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। एक इस तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया गया यूएसए और जर्मनी का केस भी डिस्कस किया गया, थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। देखिए, जर्मनी के भी कुछ ऐसे नागरिकों को यूएसए ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने बोला था कि यूएसए के खिलाफ ये साजिश रच रहे थे यहाँ पे, और उन्होंने भी जो रूल है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला, इसको इस तरीके का जो डिसीजन आया था उसको यूएसए ने मानने से भी इनकार कर दिया था, और यूएसए ने जो करना था उनको अपने हिसाब से किया यूएसए ने। तो इस तरीके का भी केस इन्होंने थोड़ा डिस्कस किया है। अब देखिए पाकिस्तान किस तरीके का स्टेप्स लेता है वो आगे देखा जाएगा। हालांकि अगर क्रेडिबिलिटी की बात की जाए, नॉर्मल तरीके की सब, जैसे कि पाकिस्तान पे सब आरोप लगाते हैं कि नर्सरी है वहां पे टेररिस्ट की, ठीक है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो क्रेडिबिलिटी इंडिया की ज्यादा है। तो पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रेशर है कि इंटरनेशनल कोर्ट के जो रूल है उसको फॉलो करके चले, वरना कहीं ना कहीं और ज्यादा इमेज खराब होने का भी एक डर सता रहा है पाकिस्तान को। तो अब देखिए किस तरीके का स्टेप्स लिया जाता है, वो आगे फ्यूचर के आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके, देखिए ये कोयले से रिलेटेड है, इसके बारे में थोड़ा पहले बैकग्राउंड आप लोगों को बता देता हूं कि मतलब बैकग्राउंड क्या, थोड़ा सा मतलब इंफॉर्मेशन है एक तरीके से। देखिए 1993 में क्या हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, उस टाइम पे जितना भी कोल का एलोकेशन किया गया था, कोल ब्लॉक का एलोकेशन किया था, एक्चुअली हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोयले के फील्ड है, ठीक है ना, तो वो सारे एक तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं। तो एक तरीके से बोली लगा के आप लोग बोल सकते हैं उनका एलोकेशन किया जाता है कि किस कंपनी को दिया जाएगा कि वो वहां से कोल वगैरह निकाल सके, ठीक है। तो उस तरीके का एलोकेशन कराया गया था 1993 में। तो उस पे ब्लेम लगाया गया कि ये जो एलोकेशन कराया गया था ये बिल्कुल ही इनफेयर तरीके से कराया गया था, जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं दिया गया था। और एक तरीके से इसमें आप लोग बोल सकते हैं भाई भतीजे चाचा ताऊ या फिर दोस्त यार, उन सबको ये सारे कोल ब्लॉक पकड़ा दिए गए थे उस टाइम पे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो टाइम पे पकड़ाए गए थे, तो जो हायर ऑफिशियल है, जिस तरीके से सेक्रेटरी रहता है जो कि हाईएस्ट ऑफिस रहता है, तो एचसी गुप्ता जी थे ये, ठीक है। तो एचसी गुप्ता जी थे, तो इनके ऊपर भी अब ब्लेम लगाया गया कि इन्होंने भी अपना फेवर किया गया कोल ब्लॉक को। तो इसके एक तरीके से कोल स्कैम भी हो गया था, कितना ह्यूज स्कैम हुआ था, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा जब कैग की रिपोर्ट आई थी तो कांग्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लगे थे, कैग हो गया, 2G हो गए, तो ये इस तरीके कई सारे कोल स्कैम हो गया, ये कई सारे उनके ऊपर ब्लेम लगे थे, जिसकी वजह से यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट एक तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से हार गई।
इतनी बुरी कंडीशन यूपीए गवर्नमेंट की बन गई थी। तो देखिए हुआ क्या था उस टाइम पे, तो थोड़ा वही अब यहाँ पे उस केस के थोड़े रीजन आ रहे हैं। तो इसमें बताया गया कि जो प्राइवेट कंपनी को जितनी भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी, एक तरीके से करप्ट तरीके से वो कराई गई थी, ठीक है। और उस टाइम पे जो चेयर थे एक तरीके से जो स्क्रीनिंग कमेटी के, स्क्रीनिंग कमेटी मतलब जो छांटती है किसको प्रोवाइड करानी है, मतलब किसको कोल ब्लॉक देना है, किसको नहीं करना है। तो उस तरीके से जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो हेड थे वो यहाँ पे गुप्ता जी थे, एचसी गुप्ता जी थे वो, ठीक है। तो एचसी गुप्ता जी की जो पोजीशन थी वो इसी तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पे कि इन्होंने भी एक तरीके से करप्ट प्रैक्टिस, जानबूझकर करप्ट प्रैक्टिस अपनाई गई थी उस टाइम पे जो ऑफिशियल थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो डेलिब्रेटली इस तरीके का डिसीजन लिया गया था। तो ये कोल ऑफिशियल थे जो उस तरीके का डिसीजन जब ले रहे थे, तो उन्होंने अपना बचाव करते हुए बोला है कि वो डिसीजन जो उस टाइम पे लिए गए थे, जो डिसीजन उस टाइम पे ले रहे थे, तो वो क्यों हो रहे थे, वो एक तरीके से इन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा ही हमारे पास में एप्लीकेशन फॉरवर्ड किए जाते हैं, तो हमको तो उनमें से छांटना होता है। इसमें हमारी क्या गलती है अगर उसमें से छांट लिया गया है, तो हमारे ऊपर इस तरीके का कोई केस बनता नहीं है। मतलब ये एक तरीके से अपना बचाव कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह उस टाइम पे कई सारी फैक्ट्री थी जिनमें कोयल वगैरह यूज होता है, एक तरीके से ये कमाल स्पॉन्ज स्टील फैक्ट्री के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो बहुत सारी ऐसी थी जिनको मतलब नेगेटिव तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी गई थी, ठीक है। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। देखिए थोड़ा एक बार देख लेते हैं हल्का सा कि कहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। अभी देखिए पहले तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा कोयल वगैरह हमारे यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे झारखंड हो गया, सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद में उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे भी इस तरीके से परसेंटेज वाइज दे रखा है। अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे दे रखा है 75%, ठीक है ना। यहाँ पे उड़ीसा में हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इतना दे रखा है, ये यहाँ पे इतना हो गया, ओके। 75 नहीं है तो आगे तो क्वांटिटी दे रखी है इनकी, ठीक है ना। ये वाली क्वांटिटी दे रखी है, परसेंट तो ये 25% यहाँ पे देखिए उड़ीसा का हो गया, ठीक है ना। 27% किसका हो गया, झारखंड का हो गया ये, ठीक है। 17% यहाँ पे किसका हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया। तो आप लोगों को 3-4 का आप लोगों को पता होना चाहिए किसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्वांटिटी हो गई और ये हो गया, थोड़ा मोटा हल्का फुल्का सा डिफरेंस तो दिख ही जाता है, ठीक है। पर लेकिन आपको परसेंटेज में कम से कम पता रहेगा तो चीजें एक्यूरेट रहेंगी, ठीक है। वैसे तो क्वांटिटी बढ़ती रहती है और घटती रहती है, इसी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया। तो 3-4 स्टेट आप लोगों को पता होना चाहिए, मिनिमम 3 स्टेट तो याद रखिए, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। वेस्ट बंगाल भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी अच्छा खासा पाया जाता है। तो 4 स्टेट याद रख लीजिए। अगर ज्यादा ही मेहरबान है तो चलिए 5वां भी रख लीजिए, मध्य प्रदेश भी, ठीक है। तो ये जो हो गया ये इंडिया का सिनेरियो है। तो यहाँ पे जितने भी कोल ब्लॉक्स होते हैं इनका आवंटन किया जाता है, तो उस आवंटन में गड़बड़ी की गई है ये, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आप लोग देख लेते हैं, इसके अलावा देख लेते हैं हम जो वर्ल्ड में कहाँ पे सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है। तो 2010 का हालांकि ये डेटा है, पर लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है फिर भी। देखिए चाइना में पाया जाता है लगभग 45% कोल, ठीक है। ये वर्ल्ड ग्लोबल की बात हो रही है। अब उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन आ गया यहाँ पे, सेकंड नंबर पे मतलब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में तो बहुत सारी कंट्री आ गई, पर सेकंड नंबर पे दूसरे टाइम पे कौन आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और तीसरे नंबर पे कौन आ गया यहाँ पे, इंडिया आ गया। तो यहाँ पे भी हम तीसरे नंबर पे हैं। हमारे यहाँ पे कोल तो पाया जाता है, दुनिया भर का कोल पाया जाता है, पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कोल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब कौन कौन सी क्वालिटी के कोल पाए जाते हैं, ये क्वालिटी देख लिए। 4 तरीके के कोल होते हैं। एक तो होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पिट, ठीक है ना। पिट तो बिल्कुल ऐसा होता है जो स्टार्टिंग में नहीं होता है। आप लोग मान लीजिए सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी बस मतलब सारे एक तरीके से सारी सब्जी जो आलू टमाटर बना रहे हैं मान लीजिए, तो आलू वगैरह काटे, टमाटर वगैरह काटे, बस काटने के बाद में इसमें डाल दिए, ठीक है ना। तो डालने के बाद में भी कुछ उस पर मतलब एक तरीके से आग भी नहीं जलाई या कुछ हीट भी नहीं किया उसको, तो जो स्टार्टिंग वाला फेज होता है सब्जी बनाने का, तो ये वाला कोल तो वो वाला कोल होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला कोल, ठीक है। ये किसी काम का नहीं होता है अगर देखा जाए तो ढंग से। सबसे अच्छा जो होता है ये होता है एंथ्रासाइट, ये वाला कोल सबसे अच्छा होता है, बेस्ट क्वालिटी कोल इसको बोला जाता है। कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। तो कार्बन कंटेंट जितना ज्यादा देखिए पाया जाएगा उतना ही ज्यादा कोल अच्छे तरीके से जलेगा और उतना ही आराम से जलेगा, जल्दी भी खत्म नहीं होगा। तो ये चीजें रहती हैं। इसी तरीके से बिटुमिनस, तो बिटुमिनस जो है वो इंडिया में मैक्सिमम बिटुमिनस पाया जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर का जिसको बोला जाता है, इसमें कितना पाया जाता है, लगभग 85% कार्बन पाया जाता है। और तीसरे नंबर लिग्नाइट, ये इंफीरियर क्वालिटी का होता है। तो ये सब इस तरीके से क्वालिटी घटती चली जाती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, इनको लगाने के लिए भी आ जाता है कि ऊपर से मतलब घटते हुए क्रम में लगाए कार्बन क्वांटिटी की। तो आप इस तरीके से इसको याद भी रख सकते हैं, ABLP। तो जो डिक्शनरी में है, जिस तरीके से डिक्शनरी में बढ़ते चले जाते हैं उसी तरीके से इनकी क्वालिटी घटती चली जाती है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जब पढ़ने बैठते हैं स्टार्टिंग में तो पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, पर लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई का काम आगे चलता चला जाता है तो माइंड में दिखने लगता है पता नहीं यार कितनी पढ़ाई हो गई। तो उसी तरीके से हमारा जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है वो घटती चली जाती है। तो इसी तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके।
अब थोड़ा सा इसका बचा हुआ पोर्शन भी ये देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब जिस तरीके से इन्होंने बोला है कि हमारे पास में गवर्नमेंट ने भेज दिया, हमको तो उसमें से छांटना पड़ा है। अगर आपके हाथ में कोई चाकू दे देगा गर्दन काटने के लिए, तो आप गर्दन काट लोगे क्या? चाकू का जो यूज होता है वही करोगे ना यार। आप आईएएस ऑफिसर हो, चुन के गए वहां पे सेक्रेटरी की रैंक पे बैठे हुए, जो गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड कर दिया आपने देख लिया, आपने ये भी नहीं देखा ये सही है या गलत है। तो इस तरीके का डिसीजन कोर्ट ने बोला है, इस तरीके की फटकार उनको लगाई गई है एक तरीके से देखा जाए तो, चाहे कंपनी या ऑफिशियल के बीच में हो या किसी और तरीके से हो। देखिए जो गलत काम है वो गलत काम है, ठीक है। और ये एक तरीके से डिसीजन आया, एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि आगे आने वाले टाइम में अगर इसी लाइन पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसी तरीके से कुछ कंडीशन बढ़ रही है, तो किस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी रेज करता है, देखिए जो सेक्रेटरी जैसी पोस्ट होती है, एक हाईएस्ट पोस्ट मानी जाती है गवर्नमेंट में, वो भी इस तरीके के डिसीजन अगर ले रही है एक तरीके से, मतलब पूरे करता धरता यही होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के वहां पे। और इसके अलावा देखिए पूरे डिपार्टमेंट के तो हेड होते ही होते हैं, इसके अलावा सजेशन भी देते हैं मिनिस्टर को। तो मान लीजिए मिनिस्टर ने, आप लोग बोल रहे हैं, जैसे इन्होंने अभी अपना एक, आप लोग मतलब अभी इन्होंने बोला है कि जो मिनिस्टर है वो हमारे पास में फॉरवर्ड कर देते हैं, डिपार्टमेंट वाले फॉरवर्ड कर देते हैं। अरे यार सजेशन देने वाले भी तो आप ही हो इनको, तो अब पलड़ा कहाँ झाड़ रहे हो, ठीक है। तो मतलब गलती तो है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब गलती कर दी है, वो भी एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जिसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन को तो एक तरीके से कुछ भी नहीं देके जाएंगे, इस तरीके से सब चीजें खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए सोचने वाली तो बात है ये, अगर इस तरीके की पोजीशन भी इस तरीके से नेगेटिव तरीके से यूज हो रही है। चलिए जो भी है आगे चलते हैं। अब ये आर्टिकल है हसन रूहानी जी से रिलेटेड, ठीक है। तो इस वाले आर्टिकल को देख लेते हैं। इस वाले आर्टिकल में देखिए क्या है, ये हसन रूहानी जी हैं, ठीक है। तो ये अभी प्रेसिडेंट बन के आए हैं, अभी भी प्रेसिडेंट यही थे, तो फिर से जो इलेक्शन हुए हैं फिर से ये जीत गए हैं। ये वाला पोर्शन यहाँ पे ईरान हो गया, ईरान का आसपास वाला एरिया देख लीजिए, पर्शियन गल्फ हो गया, स्टेट ऑफ हार्मुज हो गया, गल्फ ऑफ ओमान हो गया। ये वाला थोड़ा देख लीजिए, जो ईरान की करेंसी है वो रियाल है, ठीक है ना। कैपिटल क्या है, तेहरान है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पे क्या है, चाहबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं हम। पाकिस्तान में यहाँ पे क्या हो जा रहा है, गवादर पोर्ट डेवलप किया जा रहा है चाइना के द्वारा। यहाँ से अफगानिस्तान के द्वारा हम लोग क्या चाह रहे हैं, यहाँ से चाहे ये ईरान को होते हुए चाहबार से इनको ये अरेबियन सी है, इनमें जाने का रास्ता मिल जाए, जिससे कि पाकिस्तान के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी कम हो जाए। और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है यार अफगानिस्तान में इंडिया, तो उसकी वजह से भी थोड़ा फोकस देके चला जाता है। ये ऊपर हो गया कैस्पियन सी, ओके। तो थोड़ा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी यहाँ पे क्या हुआ, देखिए अभी ये रूहानी जी जीत कर तो आए हैं, पर लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अपोजिशन इनकी हो रही थी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इनकी अपोजिशन बहुत ज्यादा हो रही थी। तो दूसरे लीडर हैं, ये दूसरे लीडर हैं अब्राहम राइसी। तो ये जो है इनको एक तरीके से कितने मिले, 38% वोट मिले हैं, और इनको मिले 57% वोट। तो बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत के आए हैं। पर लेकिन अगर देखा जाए, मतलब स्टार्टिंग में ये माना जा रहा था कि जब से ये एक तरीके से, देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ, जब से यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए हैं, तब से लेके क्या कंडीशन हो गई है। इससे पहले ओबामा थे, ओबामा ने क्या किया, पांच कंट्री, मतलब यूएसए +1, मतलब यूएसए 5 कंट्री जो परमानेंट मेंबर है, प्लस जर्मनी, तो इन सब ने मिलकर ईरान के साथ में पैक्ट साइन करने की बात की थी, ठीक है, कि आप जो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो उसको रोक दो, तो आपके ऊपर जो सैंक्शन लगा रखे हैं वो हटा देंगे हम लोग। पर लेकिन जब से वो सारा अभी प्रोग्राम आगे चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, अब ये बोल रहे हैं और ज्यादा सैंक्शन लगा देंगे, और लगा भी रहे हैं कुछ हद तक। तो इसलिए जो यहाँ की जनता है वो रूहानी जी को मतलब एक तरीके से अपोज कर रही थी, कि एक तरीके से तो जो डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के स्टेप्स ले रहा है और आप फिर भी उसके साथ हो, आप फिर भी अपोज नहीं कर रहे हो चीजों को, तो आप फिर भी वेस्टर्न कंट्री की तरफ को देख रहे हो। तो इसलिए इनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ रूहानी का कुछ टाइम से, ठीक है। तो जो क्रिटिसिज्म हुआ तो उससे ये मानने में आ रहा था कि इलेक्शन के टाइम पे इनको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा यहाँ पर इतना कुछ होते हुए भी ये एक तरीके से जोरदार तरीके से जीत के आए हैं, एम्फेटिक जोरदार तरीके से जीत के आए हैं। इतना कुछ होते हुए भी जो इनका रिफॉर्मिस्ट एजेंडा था, देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर इनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए तो इकोनॉमी ढंग से वर्क नहीं करेगी, इकोनॉमी ढंग से वर्क नहीं करेगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं इन्होंने वो फ्रस्ट्रेशन कम किया था। तो रिफॉर्म जो लेके आए थे जितने सारे, उसकी वजह से इकोनॉमी भी अच्छे लेवल पे बढ़ी है, और आज की डेट में यहाँ पे चीजें सही लेवल पे होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। पर लेकिन जो इलेक्शन थे वो बहुत ही ज्यादा पोलराइज थे, एक दूसरी ये माना जा रहा था कि पता नहीं कौन जीत जाएगा, उसके बारे में बहुत ही ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी, ठीक है। पर फिर भी जो रूहानी जी थी उनकी पॉलिसी काम कर गई, और उन्होंने सब कुछ साइड में रख दिया, एक सिंगवा के मतलब एक तरीके से इनका तख्ता आप लोग बोल सकते हैं, तख्ता पलट दिया इनका, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे ये तो एक साइड हो गई। इसके अलावा जो उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा है उसके बारे में बताया गया है। इन्होंने बोला है कि जितना भी डीप स्टेट था, जो कि वहां पे
कोई भी बंदा है, एक तरीके से डीप स्टेट बोलते हैं, जो कि जैसे डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है ना, तो डिपार्टमेंट की अलग चलती है, वहाँ पे क्लर्जी वगैरह हो गए तो उनकी अलग चलती है वहाँ पे। तो इन्होंने हमेशा उसी तरीके से कभी भी उनका ये नहीं किया कि अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनको बोल दिया चलो कोई नहीं चलने दो, ठीक है। तो कोई भी प्रेसिडेंट ने ऐसा नहीं किया था, इन्होंने सबसे अच्छे से क्रिटिसाइज किया कि आप लोग गलत कर रहे हैं, इस तरीके के काम आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो सब पे एक तरीके से उनको ऐसा नहीं है गलत कर रहे हैं तो उनको रहने दिया, और सारे वुमेन को साथ में लेके चले, इथनिक एंड रिलीजन माइनॉरिटी को साथ में लेके चले। इसके अलावा जो न्यूक्लियर की नेगोशिएशन के बारे में भी हमेशा बोलते रहते हैं कि नेगोशिएट करना चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर लगे हुए सैंक्शनों को हटा दिया जाए, ठीक है। तो ये सारे बात काम हमेशा करते रहते, तो इसीलिए जो सोसाइटी थी वो समझ रही थी क्या गलत है क्या सही है। देखिए सामने कुछ भी हो रहा हो, पर लेकिन सबको पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो उसी के बेस पे यहाँ पे बोला जा रहा है, ये सब समझ रहे थे क्या सही है क्या गलत है। तो रूहानी जी के सामने चैलेंजेस तो थे कई तरीके से, और अब भी चैलेंज है कि किस तरीके से सोसाइटी को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पोलराइज हो चुकी थी सोसाइटी। अब फिर भी ये जीत के तो आए हैं, अब किस तरीके से ये अपनी न्यूक्लियर जो डील है उनके साथ में, वेस्टर्न कंट्री के साथ में, उसको आगे लेके चलेंगे, और सोसाइटी को किस तरीके से लेके चलेंगे, और किस तरीके से अपने यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, जिससे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई वाला फंडा बढ़े, जिससे कि इकोनॉमी अच्छे लेवल पे निकल के आए। तो अब इनके सामने कई सारे चैलेंज, अब देखिए उसको किस तरीके से ये सॉर्ट आउट करते हैं आगे आने वाले टाइम में। ये वाला आर्टिकल वाटर के बारे में, ठीक है ना। तो वाटर के बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन सा वाटर है, किस तरीके से हम यूज करते हैं, कहाँ से वेस्ट आता है, तो उस सब चीजों के बारे में आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए सबसे पहले तो इंटरनेशनल वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट डे है, खासकर बैंकिंग में काफी पूछे जाते हैं इस तरीके। थीम क्या है, एक वर्ड की ही थीम है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आंसर वैसे मैंने यहाँ पे छुपा दिया है, पर लेकिन ये वर्ड इतनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे कि आप लोगों को वैसे पता चल जाएगा आर्टिकल में कि ये थीम क्या है, ठीक है। तो इसको वैसे भी आंसर दीजिएगा, बाकी आंसर जो कल मैं दूंगा, जो वीडियो से कल जो वीडियो लेके आऊंगा उसके बाद में आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले एक बार वाटर की देख लेते हैं कि हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी उसके रिलेटेड, फिर आगे चलेंगे। देखिए ये वाला है, आज की डेट में अगर इंडिया में वाटर के बारे में देखा जाए तो एग्रीकल्चर में जो वाटर यूज होता है सबसे ज्यादा, लगभग 60% यूज होता है। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटीज में जो यूज होता है, जो हमारी सिटीज होती हैं आप लोग बोल सकते हैं, वहां पे जो वाटर का यूज होता है वो होता है 23%, ठीक है ना। और जो इंडस्ट्रियल होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में जो यूज किया जाता है वो किया जाता है 18%। अगर इसी तरीके से हम देखें यूएसए का, यूके का और चाइना का, तो वहां पे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर यूएसए का हम लोग देखें तो यूएसए में जो इंडस्ट्रियल वाला पोर्शन है वो देखिए वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। और जो म्युनिसिपल वाला है वो वाला ये हो गया, और एग्रीकल्चर वाला भी अच्छा खासा है यूएसए में। पर लेकिन यूके में देखिए एग्रीकल्चर वाला बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है। और जो यहाँ पे म्युनिसिपल वाला अच्छा खड़ा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, तो वो यहीं से निकल के चला था, मैक्सिमम जो फोकस था वो यहीं पे था। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये और ज्यादा है, मतलब इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चर वगैरह नहीं है। और इंडिया का तो हम लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। अब ये देखिए चाइना के बारे में, देखिए चाइना में थोड़ा सा उल्टा है। चाइना में अगर देखिए इंडस्ट्री वाला है वो ये हो गया, और म्युनिसिपैलिटी वाला है वो ये हो गया, तो मतलब इंडिया का अपोजिट है यहाँ पे। और एग्रीकल्चर तो इतना ही है, लगभग इंडिया से ज्यादा है, पर लेकिन फिर भी एक तरीके से देखा जाए तो मतलब जो ये वाला है उल्टा हो गया। यहाँ पे ये जो यहाँ पे म्युनिसिपल वाला था इंडिया में वो ज्यादा था, और जो इंडस्ट्रियल वाला था वो कम था। चाइना में इंडस्ट्री ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये वाटर की कंपोजिशन है, जिस तरीके से वाटर यूज किया जाता है, ओके। इसके अलावा अभी थोड़ा और देखेंगे, पहले एक बार आर्टिकल देख लेते हैं। तो देखिए अभी क्या बताया, रिजल्ट कहाँ पे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर में किस तरीके से एक्टिविटीज में यूज किया जाता है, हम लोगों ने वो देख लिया। और देखिए जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी पॉपुलेशन में इतना ज्यादा ग्रोथ होता जा रहा है, आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है कि हम बहुत जल्दी ही चाइना को भी ओवरटेक करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो चाइना को भी ओवरटेक करके आगे निकल जाएंगे, तो कुछ तो हम लोगों को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि वाटर को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से हमको अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छे, इफेक्टिव और सस्टेनेबल वे में यूज करना है। तो उन चीजों पे फोकस देके चलना ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, तो इन सब की वजह से भी बहुत सारा वेस्ट वाटर जनरेट होता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा वेस्ट वाटर जनरेट होता है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, देखिए एक तो चीज होती है हम लोग नया बना ले कुछ, जैसे बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट कर रहे हैं हम अलग अलग तरीके से, रिसोर्सेज से जनरेट कर रहे हैं, सोलर पैनल से जनरेट कर रहे हैं, न्यूक्लियर से जनरेट कर रहे हैं, कोल से जनरेट कर रहे हैं, वाटर से जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। एक तो ये तरीका हो गया जनरेट करने का। दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है, मान लीजिए हम घर से बाहर जा रहे हैं, अपने स्विच को अच्छे से ऑफ करके जाए, सारे जो मेन सप्लाई है उसकी बंद कर दे बिजली की, तो ये इस तरीके से वाटर क्या हो गया, ये सेव कर लिया हमने, वो लाइट क्या हो गया हमने सेव कर ली। तो किसी चीजों का सेव करना भी एक तरीके से उसका जनरेशन ही हो जाता है,
ठीक है। तो जो वेस्ट वाटर हो रहा है, वेस्ट वाटर दुनिया भर का वेस्ट वाटर हो रहा है, पर लेकिन इसको एक तरीके से रिसाइकिल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और फ्रेश वाटर जो रिसोर्स है वो भी अंडर थ्रेट आ गया है। अब फ्रेश वाटर के ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं, यूपीएससी में भी और एसएससी में भी और बैंकिंग में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फ्रेश वाटर का देख लीजिए, अगर टोटल वाटर के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जाए, ओशन का वाटर हम ले लेते हैं, 96 या 7% आप लोग करीब कह सकते हैं ओशन वाटर है, ठीक है ना। और लगभग 1% यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा सैलिन वाटर हो गया। इसके अलावा फ्रेश वाटर जो है टोटल वाटर का ओनली 2.5% है। ये जो वर्ल्ड में आप लोगों को वाटर दिख रहा है ना, ये देखिए, ये सारा जो पानी दिख रहा है वर्ल्ड में, इस पानी का ओनली 2.5% फ्रेश वाटर है, जिसको हम पीते हैं, हम यूज करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना कम है। हम देखते हैं ना चारों तरफ समंदर है, पर लेकिन पानी इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। अब इस फ्रेश वाटर में से देख लेते हैं, जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर लगभग 30% है, और जो ग्लेशियर में है वो लगभग कितना है, 68% है। तो ग्लेशियर जो हमारे पिघल के वो आज की डेट में कहां जा रहे हैं, समुद्र में पड़ रहे हैं, जा जाके ओशन में पड़ रहे हैं, जा जाके। तो अगर वो जल्दी से इस तरीके से पिघलते रहे तो जो मैक्सिमम जो वाटर है, जिसको फ्रेश वाटर बोला जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी आने वाले टाइम में। और इसके अलावा जो सरफेस के ऊपर वाटर पाया जाता है, ठीक है ना, जो अदर सरफेस के ऊपर वाटर पाया जाता है वह 1.2%। तो यहाँ पे आप लोग ये आ जाता है कई बार, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए। ग्लेशियर में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे ग्राउंड वाटर है, और तीसरे नंबर पे सरफेस वाटर है, ठीक है। तो ये तीनों इस तरीके से मतलब घटते हुए क्रम में आप लोग देख सकते हैं। अब जो ये सरफेस वाला वाटर है, फिर इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे सरफेस वाले वाटर में, ठीक है ना। तो एक तरीके से ग्राउंड आइस, ठीक है ना, और परमाफ्रॉस्ट, एक तो ये वाली चीजें हो गई, ग्लेशियर से अलग है ये, ठीक है। और एक क्या हो गया, लेक्स वगैरह हो गई, लेक्स वगैरह हो गई। इसके अलावा फिर सोयल में जो मॉइस्चर पाया जाता है, या फिर कुछ भी छोटा छोटा है तो वैसे ही बता दिया, रिवर में हल्का फुल्का सा। तो रिवर में भी देखिए इतनी बड़ी बड़ी नदियां आप लोगों को दिखती है, 0.49% ओनली वाटर, फ्रेश वाटर रिवर में पाया जाता है। तो जो इतनी बड़ी बड़ी नदियां आप लोगों को दिखती है, इससे ज्यादा तो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, 3%। ये सारा इसका परसेंटेज निकल के आ रहा है, याद रखिएगा, इसमें से जो परसेंटेज है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 1.2% जो कि टोटल फ्रेश वाटर का है। तो ये इस तरीके से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इर्द गिर्द सारा है। तो आप लोगों को इसको याद रखना है कि कहाँ पे कितना वाटर है, उसके बाद में कितना हमारे यहाँ पे यूजेबल है, कितना नॉन यूजेबल है, कितना यहाँ पे सैलिन वाटर है, और देखिए कितना यहाँ पे फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर भी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पिक्चरों को देखो, 2-3 बार रिवीजन करो, और रिवीजन जितना ज्यादा करो उतना कम है, ठीक है ना। रिवीजन के बारे में कोई भी कोताही मत बरतो, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा रिवीजन पे फोकस करो। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ही ज्यादा आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी निकल के आएगी, और जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतनी ज्यादा आप लोगों को चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका हो गया। इसके अलावा देखिए, जो एक तरीके से अगर कुछ भी वाटर में प्रॉब्लम हो रही है, देखिए जो अच्छे खासे अमीर घर के आदमी हैं, अपना मतलब वाटर प्यूरिफायर लगा लेंगे, या कुछ भी अपना मतलब उनके पास में इतने ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं कि उसका सोल्यूशन कर लेते हैं। पर लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो पुअर फैमिली के हैं बेचारे, उनके पास में थोड़ी ना कोई सोल्यूशन होता है इसका। वो तो जो चल रहा है उसी को पियेंगे, क्योंकि उनके पास में इतनी भी चीजें नहीं है कि वो घर को, फैमिली को ढंग से चला सके। तो उनकी तो फैमिली के ऊपर और भी ज्यादा बर्डन हो गया अगर वाटर इस तरीके से बेकार हो रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको पड़ती है, जो कि पुअर फैमिली वाले हैं, जो कि पुअर बैकग्राउंड से हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ती है। जो अच्छे खासे हैं उनका तो चल जाता है काम फिर भी, ठीक है। तो देखने वाली बात यह है, एक तो मतलब बेकार कर रहा है इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस पैसा कमा रहे हैं, वो बेकार कर रहे हैं वो, और जो दिक्कत पड़ रही है वो पड़ रही है गरीबों को, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग उसमें भी देख सकते हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इंडस्ट्रियल कंट्री की वजह से, यूएसए हो गया, ये यूरोप हो गया, उनकी वजह से। पर लेकिन प्रॉब्लम किसको झेलनी पड़ रही है, जो आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड है, वो मर्ज होने वाले हैं, क्योंकि ग्लेशियर पिघल के समुद्र में जा रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का, ओशन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ रही है, ठीक है, और गलती कोई कर रहा है। इसी तरीके से प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है गरीबों को, और गलती कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वाले, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात सेम इंप्लीमेंट होती है जिस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में कंट्री में वहां पे इंप्लीमेंट होती है, ग्लोबल वार्मिंग के वे में, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें आप लोग कोरिलेट करके इस तरीके से इनको कहीं पे भी लिख सकते हैं, और कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उससे। इसके अलावा इन्होंने फैक्ट्स दिए हैं कुछ वाटर के बारे में। अगर देखा जाए 80% जो वेस्ट वाटर है वो बस ऐसे ही चला जाता है इकोसिस्टम में, उसको ट्रीटेड नहीं किया जाता, उसको रीयूज नहीं किया जाता है। अब देख लीजिए, ओनली 20% जितना वाटर यूज करते हैं, ओनली 20% उसको फ्रेश वाटर बनाया जाता है, रीयूज किया जाता है, ठीक है। अनदर फैक्ट क्या है, 1.8 बिलियन पीपल जो है वो ड्रिंकिंग जो वाटर पीते हैं वो कंटेमिनेटेड है, किसी न किसी तरीके से वो खराब है। तो फिर ये सारी बीमारी हो जाती है, तो इनकी वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी।
तो ये नॉर्मली गरीब आदमी में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। टाइफाइड, पोलियो, ये सारी जो दे रखी है यहाँ पे, तो पोलियो वगैरह भी होता है इससे, देखिए कितनी खतरनाक तक की बीमारी होती है। और इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, 663 मिलियन पीपल आज की डेट में ऐसे हैं जिनको पानी मिलता ही नहीं है। एक तो हो गया पानी बहुत ज्यादा खराब है, उसको रीयूज नहीं कर रहे हैं। दूसरा हो गया कि जो पानी है वो जो पी रहे हैं वो बेकार पी रहे हैं, और इसके अलावा बेकार तो मिल रहा है, कम से कम इनको मिल तो रहा है। इतने आदमी इतने हैं कि 663 मिलियन पीपल तो ऐसे हैं जिनको पानी मिल ही नहीं रहा है ढंग से पीने का, ठीक है ना। ड्रिंकिंग वाटर अच्छे से मिल ही नहीं रहा है, तो ये भी दिक्कत है। तो बहुत ही गंदे लेवल का पानी मिल रहा है अगर थोड़ा बहुत भी इनको मिल रहा है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से मतलब मैनेजमेंट लेके चलना है, किस तरीके से उनका सेफ्टी और वाटर की रखनी चाहिए, अफोर्डेबल सस्टेनेबल रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि 2030 तक अगर देखा जाए तो वाटर इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो वाटर एक तरीके से एक्सपेक्टेड डिमांड जो बढ़ती जा रही है वो बोल रहे हैं कि 50% और बढ़ जाएगी। मोस्ट ऑफ दिस चैनल विल बी इन द सिटीज। देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली, आप लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा वाला कॉन्सेप्ट सुना होगा, PURA, पूछ लेते हैं, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो पूरा की जो फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म बता दूं या फिर पूछूं आप लोगों से, चलिए बता देता हूं, पूछूंगा तो फिर समझा नहीं पाऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। इसका मतलब होता है प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, ठीक है ना। तो ये पूरा का कॉन्सेप्ट दिया था फॉर्मर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। तो इसमें ये बताया गया था कि जो गांव वाले एरिया हैं, जो गांव वाले एरिया हैं, तो उन्हीं में जो शहर की फैसिलिटी है, जो सिटीज की फैसिलिटी है, वो गांव वाले एरिया में प्रोवाइड करा दो आप लोग। इससे क्या होगा, जो गांव से जो आदमी निकल के शहरों में जाते हैं उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गांव की जो है, जो गांव में ही फैसिलिटी रहेगी तो सिटीज पे बर्डन नहीं होगा, वरना सिटीज पे इतना ज्यादा बर्डन पड़ता जा रहा है, हम लोग आज की डेट में देख ही सकते हैं। तो कंडीशन खराब हो जाएगी अगर ऐसी चलती रही तो ये बात बोली गई है, ठीक है। तो इन चीजों को देखते हुए कई सारे सजेशन निकल के आते हैं किस तरीके से इसको टैकल करके चलना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था कि उसको इंप्लीमेंट करें तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकल सकता है। और आज की डेट में जो स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है वो एक साइड वाली चीज हो गई। स्मार्ट सिटी तो तब बनेगी ना तब उनको ढंग से टैकल किया जाए। आज की डेट में देख लो कितना ज्यादा हैफेजर्ड वे में चीजें चल रही हैं, ओके। इसके अलावा अगर इंडिया का यहाँ पे एक तरीके से सारी चीजें बताई गई कि इंडिया में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की कितना वाटर रिसोर्सेज है और कितनी लैंड है। अब देखिए पॉपुलेशन जो है हमारे यहाँ पे वर्ल्ड की 17% है, तो कम से कम 17% ही हमारे यहाँ पे लैंड होनी चाहिए थी और वर्ल्ड का 17% ही हमारे यहाँ पे पानी होना चाहिए था पीने वाला, पर ऐसा नहीं है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 17% है, ओनली 4% पूछ ले जाते हैं, याद रखिएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है पर इंपॉर्टेंट है। वाटर रिसोर्सेज है हमारे यहाँ पे अवेलेबल, और फिर 2.4% ओनली लैंड है। तो आप लोग समझ सकते हैं 17% लोग जो रहते हैं वर्ल्ड के हमारे यहाँ पे, ओनली 2.4% वर्ल्ड की हमारे यहाँ पे लैंड अवेलेबल है, ठीक है। तो फिर क्राइसिस क्यों नहीं आएगा, फिर सिटी एक्सप्लोशन क्यों नहीं होगा, सिटी में इस तरह की कंडीशन क्यों नहीं बनेगी जब इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है और जो रहने के लिए जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो बिल्कुल भी नहीं है। और इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद भी जो हमारे पॉलिटिशियन है उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। जो एक मेजर टॉपिक होना चाहिए डिस्कशन का वो कभी डिस्कस ही नहीं होता है। डिस्कशन क्या होता है, डिस्कशन ये होता है कि जो हमारी जो वोटिंग मशीन है उनमें दिक्कत कर दी गई है, ठीक है। तो ये इस तरीके का डिस्कशन होता है, ये भी एक डिस्कशन का टॉपिक है, पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको डिस्कस ही नहीं किया जाता है। जो आज की डेट में जो ग्रेव कंडीशन बना देंगे आने वाले टाइम पर उन पे कोई फोकस ही नहीं किया जा रहा है। तो ये बात यहाँ पे बोली, तो कम से कम इन पे भी तो फोकस देके चलो आप लोग। तो फिर ये यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं किस तरीके से आप लोग चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए वाटर पोल्यूशन के बारे में देखा जाए तो पॉलिसी ढंग से इंप्लीमेंट होनी चाहिए और ढंग से बननी चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलनी चाहिए, जो अदर पॉलिसीज है उनके साथ में भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। किस तरीके से यहाँ पे अदर पॉलिसीज के साथ में, नॉन वाटर की पॉलिसीज के साथ में किस तरीके से करना चाहिए। मान लीजिए इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसी बना रहे हैं तो उसके साथ में वाटर की पॉलिसी रखिए ना इनके साथ में, कि वाटर इस तरीके से यूज करना है आप लोगों को, और अगर इतना वाटर आप यहाँ से वेस्ट वाटर निकल रहा है तो इतना रीयूज करने के लिए बनाना है आप लोगों को, कोई फैक्टर प्लांट लगाना है जिससे कि वाटर को रीयूज किया जाए। तो इस तरीके से जो भी फैक्ट्री लग रही है, मान लीजिए कोई कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री लगी है तो वहां पे भी रीयूज वाटर को करने का प्लांट लगना चाहिए, उसको वेस्टेज के फॉर्म में नहीं जाने देना चाहिए। तो नॉन वाटर पॉलिसीज के साथ में वाटर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए। वाटर पॉल्यूशन शुड बी मेड द पनिशेबल ऑफेंस। तो ये भी देख लीजिए बहुत ही अच्छा है, जिस तरीके से अभी हम लोगों ने क्या देखा है, जो हमारी गंगा है और गंगा और यमुना को दो तरीकों को लाइव एंटिटी बना दिया है। अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है, उनको कोई पोल्यूट कर रहा है तो पनिशेबल वो बना दिया ऑफेंस। पनिशेबल ऑफेंस बिल्कुल ऐसे ही बना दिया गया है जिस तरीके से अगर किसी आदमी को कोई मतलब टॉर्चर करता है और फिर उसके बाद में मतलब उसके फंडामेंटल राइट को हनन करता है तो फिर वो आदमी कोर्ट में जा सकता है। तो इसीलिए गंगा और यमुना को भी इसी तरीके की एंटिटी मान लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वर्ल्ड में न्यूजीलैंड में दिया गया है,
नदी उसका नाम लिखिए, रिवर का नाम क्या है। अब इंडिया में इन 2 को दिया गया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में रिवर का नाम लिखिएगा। न्यूजीलैंड में जो गया फर्स्ट वो किया गया, सेकंड वर्ल्ड में इंडिया में कर दिया गया। इसके अलावा एट द लोकल लेवल सबको साथ में लेके चलना है। कम्युनिटी कोई देखिए, कोई भी अगर लोकल लेवल पे देखा जाए तो कम्युनिटी को पता होता है कितना वाटर रिसोर्सेज है, कितनी चीज अवेलेबल है यहाँ पे, किस तरीके से किसको यूज करना है। एक तरीके से हमारे घर में क्या है वो हमको पता है ना, बाहर वाले आदमी को थोड़ा ना पता होगा घर में क्या क्या चीजें हैं। तो कम्युनिटी को साथ में लेके चलना है। इन्वायरमेंटल टैक्स जिस तरीके से सेस वगैरह भी हम लोग लगा देते हैं कि पर्टिकुलर इस पर्पज के लिए कि कोल के ऊपर सेस लगा दिया इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो इको फ्रेंडली इनपुट, बायो फर्टिलाइजर वगैरह जो भी हैं, अगर फर्टिलाइजर जो है बायो फर्टिलाइजर यूज करें जिससे कि हमारा जो एक तरीके से लैंड है वो एक तरीके से बंजर ना होती जाए, जितना ज्यादा हम मतलब एक तरीके से बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो यूज करनी चाहिए, जैसे खाद वगैरह हो गया, गोबर वगैरह हो गया, तो ये सब यूज करना चाहिए एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल फर्टिलाइजर होते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन लिखना चाहते हैं इसके बारे में लिखिए कि किस तरीके से वाटर को यूटिलाइजेशन होना चाहिए और किस तरीके से प्रिवेंट करना चाहिए, वाटर का मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से यूज होना चाहिए, किस तरीके से प्रिवेंट करना चाहिए पोल्यूशन होने से। तो इसके बारे में अगर आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं नीचे तो उसके बारे में लिखिए थोड़ा, ठीक है ना। तो इससे आपकी जो बुद्धि है उसके चक्षु खुलेंगे, ठीक है, माइंड अच्छे से वर्क करेगा। ये वाला आर्टिकल के मेन पॉइंट देख लेते हैं। देखिए जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, वो क्या कह रहे हैं कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यूएस ये रशिया हो गया, ये सारे कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ करते हैं हम करते हैं। जिस भी कंट्री को पैसा देते हैं हम देते हैं, ये लोग पैसा तो देते नहीं है। और पॉपुलेशन इनकी इतनी है दुनिया भर में कि ये पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और उसको तो काउंट करते नहीं है, बस ये बोलते रहते हैं कि यूएसए वाले सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ठीक है। तो ये इनको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं किसको, चाइना को, रशिया को और इंडिया को, मतलब अच्छे लेवल पे ब्लेम कर रहे हैं। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक्यूज कर रहे हैं इंडिया को कंसर्निंग रिलेटेड टू जो पेरिस क्लाइमेट एक्रोड है उससे रिलेटेड। अब बोल क्या रहे हैं, देखिए अगर देखा जाए कहीं से कहीं तक भी हर जगह इंडिया ने ये जो मतलब आर्टिकल लिखने वाले कह रहे हैं कि ये जो गलत बोल रहे हैं, ठीक है, इनएक्यूरेट है, मिसलीडिंग है और अनफेयर है जो कि ये बोल रहे हैं। इंडिया को अगर कहीं पे भी देखा जाए, इंडिया पांव से पांव मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चला है यूएसए के साथ में। स्टॉकहोम कन्वेंशन से लेके पेरिस पीस क्लाइमेट तक कहीं तक भी पहुंचा है, इंडिया हमेशा साथ में रहा है। इंडिया ने कभी भी अपना जो उसका ड्यूटी है उससे पीछा नहीं उठाया, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, देखिए हमेशा जो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली मतलब कैपिटल का नाम ले लेते हैं, ठीक है ना, इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो न्यू दिल्ली है वो हमेशा लड़ाई की है उसने क्लाइमेट जस्टिस से रिलेटेड या फिर इक्विटी से रिलेटेड, फेयरनेस से रिलेटेड। मतलब अगर जिस तरीके से क्लाइमेट रिफ्यूजी आप लोगों ने सुना होगा कई बार, जो क्लाइमेट रिफ्यूजी है तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल किया जाए इसके बारे में हम लोग कई बार देख चुके हैं, ठीक है। तो इंडिया इसके ऊपर हमेशा अपनी आवाज उठाती आई है। तो इसके आप लोगों को फोकस देकर चलना चाहिए कि जो हम आवाज उठाते आए हैं बार बार, तो वो जिस तरीके से हमने कभी भी पीछे नहीं उठे हैं। और इंदिरा गांधी जी का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी कई बार इसके अपने टाइम में भी तब से लेके आज तक इंडिया का यही रवैया रहा है इसको क्लाइमेट से रिलेटेड। हमने कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ा है इन लोगों का, अगर जो कुछ भी करना है, ठीक है ना, तो हमने हमेशा साथ दिया है। और देखिए वेस्टर्न कंट्री का हमेशा एफर्ट क्या रहा है, एक तरीके से इन्वायरमेंट को लेके की भी कॉलोनाइजेशन वाला रहा है, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रियल, मतलब एक तरीके से पोल्यूशन सबसे ज्यादा वो कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सबसे ज्यादा उनके वहां हो रही है। पर लेकिन क्या चाहते हैं हमेशा ये रहते हैं कि जैसे इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये वाली कंट्री डेवलपमेंट करना बंद कर दें। तो यहाँ पे भी इनकी यही रवैया रहा है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में भी जो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर जी थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने बोला था कि पुअर्टी इज द वर्स्ट पोल्यूटर, ठीक है ना, पुअर्टी इज द वर्स्ट पोल्यूटर एंड डिमांडेड फॉर द पोल्यूटर मस्ट पे। तो इसी तरीके से इन्होंने बोला था कि एक मतलब जो कोई जिस ये कॉन्सेप्ट लेके मतलब इनडायरेक्ट वे में आप लोग कह सकते हैं कि अगर कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो पे उसी को करना चाहिए। ये थोड़ी ना है कि गलत काम कोई करे और पे कोई और करे। तो इसके बेस पे कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? कॉमन तो देखिए ये हो गया कि क्लाइमेट जो चेंज है उसको टैकल करना है, तो ये सब कंट्रियों की ड्यूटी है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है और सब कंट्रियों की ड्यूटी है कि इसको किसी भी तरीके से कंट्रोल करना है। इसके अलावा अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट ये हो गया कि सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है पर रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी इक्वल नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है। यूएसए ने ज्यादा पॉल्यूशन फैलाया तो उसकी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिया ने कम पॉल्यूशन फैलाया तो इंडिया की कम रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी तरीके से बोला गया कॉमन गोल, कॉमन है, कॉमन गोल है, ठीक है, बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंशिएटेड है। और जिस तरीके से टारगेट लगा रखा है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोकना है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना है, तो हर साल उसके ऊपर फोकस देके चलना है। एवरी 5 ईयर ये चेक करना है कि चीजें सही लेवल पे चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है ना। तो ये देखे सबसे बड़ी बात यही है, अगर ये जिस तरीके से ब्लेम कर रहे हैं फिर उनको थोड़ा क्रिटिसाइज किया इन्होंने आर्टिकल में आगे।
जिस तरीके के वर्ड ये यूज कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है और उससे कुछ होने वाला भी नहीं है, ठीक है। अब होने वाला किससे है, सबको मिलके अगर काम करे, साथ में मिलके इंडिया के साथ में फॉरवर्ड हो, आगे मिलके काम करा जाए, तभी जाके कुछ सही हो सकता है। इस तरीके से इंडिया को ब्लेम कर देना, चाइना और रशिया को ब्लेम कर देना, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है। वैसे तो आप ग्लोबल पुलिसिंग का काम करते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो डंडा लेके पहुंच जाता है, ये कैसे हो गया, डेमोक्रेसी को हम कैसे पहुंचा दिया। और जहां पे आप लोगों का रोल होना चाहिए सबसे अच्छा, वहां पे आप पलटा झाड़ के निकल रहे हैं। तो इनको क्रिटिसाइज किया गया इस चीज से रिलेटेड, ठीक है। बहुत ही अच्छा और प्यारा आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए बोला क्या गया है, गांधी जी फेमिनाइज्ड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टू विन अगेंस्ट मैस्कुलिनिटी ऑफ द ब्रिटिश पावर। तो गांधी जी ने फेमिनाइज कर दिया है, मतलब फीमेल जो फीमेल है हमारी सोसाइटी की, उनको भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में लेके आए हैं, ठीक है। ये तो एक पार्ट हो गया, इसके अलावा फेमिनाइज्ड कर दिया गया है। तो फेमिनाइज जो वर्ड यूज किया गया है उसका मैं अभी आप लोगों को आगे भी मतलब समझाऊंगा कि क्यों यूज किया गया है ये। विन द अगेंस्ट मैस्कुलिनिटी, जो कि ब्रिटिश पावर थी, उनकी मैस्कुलिनिटी को हराने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग से जो वर्ड यूज करते हैं, इन्होंने क्या बोला है कि गांधी जी ने क्या किया है, अपनी मदर को देखा है, पुतलीबाई को, इनकी मदर थी और वाइफ थी कस्तूरबा, ठीक है। तो वो हमेशा क्या करती थी, पीसफुल रेजिस्टेंस करती थी अगेंस्ट, अगर उनके खिलाफ कोई भी कुछ इस तरीके का हो रहा है जो उनको एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है, तो हमेशा पीसफुल रेजिस्टेंस करती थी। मदर क्या करती थी, मदर उनकी फास्ट पे बैठ जाती थी, ठीक है ना। अपना कोई भी उनके ऊपर अगर कोई प्रेशर डाल रहा है, तो फादर वगैरह अगर कोई प्रेशर डाल रहा है तो मदर क्या करती थी, फास्ट पे बैठ जाती थी, एक मोरल प्रेशर बनाने के लिए फादर पे, ठीक है ना, इनके फादर पे, जिससे कि मोरल प्रेशर डाला जाए और वो अपना सही से वर्क करे, ठीक है। और जो इनकी वाइफ थी उनके बारे में भी यही बोला गया, वो रिफ्यूज कर देती थी कोई भी बात मानने से, अगर जिसको उनको अच्छी नहीं लगती थी, जिससे वो एग्री नहीं होती थी। सेम कंडीशन बोला गया दोनों के लिए, ठीक है। तो उन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किए ये सारी चीजें कि किस तरीके से रेजिस्टेंस एक अच्छे तरीके का वो है, रजिस्टर, किसी चीज को रजिस्ट करना अच्छा है डिस्ट्रॉय करने से, ठीक है। तो वो चीज इन्होंने खुद से मतलब अपने घर में देखी है, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने वो चीजें फिर इनकॉर्पोरेटेड कर दी अपना जो आने वाले सत्याग्रह के मूवमेंट थे, ठीक है, सत्याग्रह के मूवमेंट थे, उन्होंने उसका फिर कंप्लीट यूटिलाइजेशन किया। और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट भी जिस तरीके से चला, डिसोबीडिएंट होता है मतलब एक तरीके से आगे का उल्लंघन करना, ठीक है। तो फिर ये भी चीजें हो गई, और ये एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव एक्शन है, एक तरीके से देखा जाए। कंस्ट्रक्टिव एक्शन किस तरीके से बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव आप लोगों ने देखा होगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नाम का भी वर्ड सुना होगा। मतलब किसी भी तरीके से मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों को वीडियो में क्या पसंद आ रहा है, ठीक है ना, तो आप लोग अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब कि सर वीडियो अच्छी है पर लेकिन आप थोड़ा सा कुछ सजेशन दें कि वीडियो में कोई चीज आपको ज्यादा वो लग रही है कि थोड़ा सा इसमें मैप और ज्यादा बढ़ा दीजिए, वोकैबुलरी के पॉइंट है थोड़ा और ज्यादा बढ़ा दीजिए। तो ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, आप सजेशन दे रहे हैं पॉजिटिव वे में कि ये कर लीजिए। अगर आप बोलने लगे कि क्या वीडियो बना दी उठा के, यार ये कोई वीडियो होती है, इस तरीके की वीडियो होती है, ये तो बता नहीं रहे, मतलब ये बता नहीं रहे कि कमी क्या है, बस वो बोल रहे हैं कि क्या वीडियो होती है, ये भी कोई वीडियो होती है, इस तरीके से बोलते रहे। तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए कभी भी लाइफ में। हमेशा क्रिटिसाइज करो तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो, मतलब बताओ सामने वालों की गलती क्या है और आप किस तरीके से उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोनों चीजें बतानी चाहिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव एक्शन होता है। और इस तरह सबसे बड़ी बात यह है, नॉन वोलेंस वाला था ये, किसी भी आदमी की हत्या नहीं हो रही थी। अगर मैं फास्ट पे बैठ जा रहा हूँ तो जो दिक्कत होगी मुझे होगी, सामने वाले को थोड़ा ना कोई दिक्कत हो रही है उससे, ठीक है। वो अलग चीज है, मैं फास्ट पे बैठूंगा तो बीमार हो जाऊंगा फिर लेक्चर नहीं बना पाऊंगा, तो वो एक दूसरी बात है। मतलब चलिए जोक था। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को यही याद रखनी है, चंपारण सत्याग्रह 16 अप्रैल को 1917 में स्टार्ट हुआ था। तो 16 अप्रैल 2017 में इसको 100 साल पूरे हो गए, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 साल पूरे हो गए तो थोड़ा याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो गांधी जी को वहां पे बुलाया गया था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से गांधी जी को वहां पे बुलाया गया था और वो उन्होंने एक तरीके से वहां पे जो लड़ाई लड़ी थी किसानों के हित में, ठीक है। तो उनको यहाँ पे जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थे उन्होंने यहाँ से निकलने के लिए बोला, पर इन्होंने मना कर दिया एकदम कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इन्होंने क्या किया, 2 लेटर लिखे उस टाइम पे। तो उस लेटर के बारे में बताया जा रहा है कि एक तो इन्होंने फर्स्ट लेटर में तो एजुकेट किया वुमेन को, कि अपना जो यहाँ पे वुमेन है उनको एक तरीके से फोकस देकर चलना चाहिए उनकी एजुकेशन पे अच्छे से, जिससे कि वो भी चीजों को हैंडल कर सकें। और कास्ट, क्लास, सोसाइटी सब चीजों को साइड में रख दो उठा के, एजुकेशन पे और एम्पावरमेंट पे फोकस करो, ठीक है। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा ये था इनका सिविल डिसोबीडिएंट, मतलब सिविल विदाउट रिकॉर्डिंग। मतलब देखिए दुर्दशा इतनी ज्यादा हो गई थी फार्मरों की, तो इन्होंने बोला कि यहाँ से बिना चीजों को समझे और बिना चीजों को किए यहाँ से नहीं जाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बोला कि मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक कि यहाँ पे किसानों की दुर्दशा ठीक नहीं हो जाती है, ओके। तो ये बातें बोली गई। तो इसके बाद भी क्या हुआ, बहुत सारे इन्होंने कई सारे स्कूल भी खोले चंपारण वाले एरिया में भी, ठीक है। तो देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये बताइए गांधी जी को जो इन्विटेशन दिया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, चंपारण में आने का वो किसने दिया था।
ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी कंडीशन जो इंडिगो फार्मर थी, देखिए इंडिगो फार्मर ये नील की खेती की जाती थी। नील की खेती आप लोगों को पता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे नील की जरूरत पड़ी थी कपड़ों में, ठीक है। पहले तो जर्मनी वगैरह से आया करता था, पर लेकिन ये यहाँ पे 1917 की बात हो रही है, जिस टाइम पे वर्ल्ड वार सेकंड नहीं, वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट यहाँ पे चल रहा था, तो जो वहां से आ रही थी चीजें वो आनी बंद हो गई थी। तो इंडिगो जो फार्मर थे यहाँ पे नील के लिए इन्होंने क्या किया, इंडिया पे प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया। तो लोग बाग जो थे वो अपने गेहूं की खेती को छोड़ के इनके लिए नील उगाना पड़ने लगा उनको, तो खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिर वुमेन को देखा गया, तो वुमेन आगे निकल के आई यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें की, पब्लिक मीटिंग की एक तरीके से, और इसके अलावा मिल वर्कर के साथ भी कई सारी इस तरीके से जो लिक्कर शॉप थी वहां पे भी प्रोटेस्ट किया, बाइकआउट किया फॉरेन वर्कर का। तो इस तरीके से यूनियन मिल के इनके साथ में यूनाइट होकर इनके साथ में काम किया, सबके साथ में कंधे से कंधा मिला के आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला वर्ड मैं बोला था आप लोगों को समझाऊंगा, फेमिनाइज का मतलब। तो चेंज देखने को मिला यहाँ पे, क्या चेंज देखने को मिला कि फेमिनाइज्ड हो गए मैन भी, मतलब आदमियों ने भी जो कुकिंग वाला, क्लीनिंग वाला, वॉशिंग वाला, स्पाइनिंग वाला, वेविंग वाला, ये सारे काम जो कि औरतों के माने जाते थे काम, वो काम आदमियों ने भी करने स्टार्ट कर दिए। तो ये चीजें बोली जा रही, तो इस तरीके से फेमिनाइज कर दिया उन्होंने जो रिवोल्यूशन है। तो ये बात मैं बोल रहा था वहां पे, ये वर्ड था वहां पे फेमिनाइज का, ओके। तो चेंज कर दिया कि जो आदमी है वो औरतों के काम कर रहे हैं, जो औरत है वो आदमियों के काम कर रहे हैं, जो कि बोला जाता है। हालांकि कोई काम किसी का नहीं है, कोई सब मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बोला जा रहा है, शेयर द ह्यूमैनिटी, रिप्लेस द जेंडर पोलराइजेशन। तो ये गांधी जी ने किया है। तो इसीलिए यार ग्रेट बापू या राष्ट्र के नेशन के पिता, उनको ऐसे नहीं बोला जाता है, कुछ तो क्वालिटी थी तभी इस तरीके की उनको उपाधि दी गई है, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल थे। इसके अलावा आप लोगों को बताना है, ये तो चंपारण का सत्याग्रह था, इसके अलावा 2 सत्याग्रह और थे जो इसके अलावा जो इसके साइड बाय साइड में इसके आगे स्टार्ट हुए थे, उनका भी आप लोगों को नाम लिखना है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। देखिए क्वेश्चनों के आंसर दो यार, ये आपके फायदे के क्वेश्चन है, सारे रिविजन के क्वेश्चन है, तो जितना आंसर दोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, आगे चलते हैं न्यूज एनालिसिस में। देखिए न्यूज एनालिसिस में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बारे में बात की गई। यहाँ पे महाराष्ट्र ने और कर्नाटक के बीच में कई सारे टसल चल रहे हैं, खासकर पानी को लेके। तो डैम के बारे में बातें की जा रही है कि ये है यहाँ पे कोयना वाटर रिलीज कर दिया गया है, क्राइसिस चल रहा था कर्नाटक में, तो उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट संडे रिलीज द वाटर कोयना डैम, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोग याद रखना है, और जो रिवर है उसके बारे में याद रखना है, कावेरी रिवर बेसिन, ठीक है। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन है, कंट्रोवर्सी में रहती है, तो थोड़ा देख लेते हैं। ओके, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये बहुत ही एक बहादुर कहानी है, आप लोग समझ सकते हैं। एक ऐसी वुमेन जो कि मतलब एक वुमेन, खासकर बच्चों की वुमेन, जो बच्चों की माँ, मतलब 5 दिन के अंदर अंदर 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ चुकी है ये, ठीक है ना, 2 बार एवरेस्ट पे जा चुकी है। तो ऐसे ऐसे करता हुए वुमेन दिखा रही है, तो कि कौन कहता है कि वुमेन पीछे है किसी भी तरीके से, ठीक है। और नाम तो बताना, नाम है इनका जेम्स सिन्पा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और खासकर एक रिकॉर्ड बनाया है, और वो भी इंडियन वुमेन ने, तो इसलिए भी जो क्वेश्चन है, खासकर यूपीएससी एसएससी कोई भी वुमेन से रिलेटेड बहुत जल्दी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 5 दिन में डबल ट्रिप लगा दी इन्होंने, ठीक है। तो ये बात हो गई एवरेस्ट की, लगाई है माउंट एवरेस्ट की। और 2 बच्चों की माँ भी बोला गया, मदर ऑफ द 2 बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल, ठीक है। और 5th टाइम जा रही है ये, देखिए लग रहा है कि पूरी लाइफ इसी के लिए डेडिकेटेड कर दिया इन्होंने। एक बार अगर कोई डिसीजन ले लेना, आप लोग गोल बना लेना, फिर उसमें ऐसे लग जाओ कि बस अब तो करना ही है या मरना है, ठीक है। पेज 9 पे न्यूज है डेटा के बारे में। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा अभी रैनसम वायरस के बारे में बात चल रही थी, ठीक है, तो उसी के बारे में बोला गया किस किस एरिया में सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए यूएसए में 34%, दूसरे नंबर पे और बहुत सारी कंट्री है छोटी छोटी इक्का दुक्का करके हैं। दूसरे नंबर पे फिर अगर ढंग से देखा जाए तो जापान में पड़ा है, इटली में पड़ा है, ठीक है। इंडिया पे भी देखा जाए तो 4% पड़ा है लगभग। तो इसके अलावा कनाडा पे भी, और सब कंट्री ये दे रखी है यहाँ पे। तो पूरा वर्ल्ड इससे छूता नहीं था कहीं भी, तो सब जगह इसका मतलब सब जगह इंपैक्ट पड़ा है उसका, ठीक है ना। पेज 10 पे न्यूज है, ग्रीन एनर्जी के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पे ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड टारगेट के बारे में जिक्र किया गया है। देखिए जो हमने टारगेट बना रखा है वो 2022 तक बना रखा है 175 गीगावाट का। पर लेकिन जो यहाँ पे ऑफिशियल है वो कह रहे हैं कि टारगेट तो बना दिया भैया, पर ये लेकिन रीच नहीं होने वाला है। तो टारगेट कितना है, सोलर के लिए हमने 100 लगा रखा है, ठीक है, विंड्स के लिए हमने 60 लगा रखा है, और जो स्मॉल हाइड्रो वगैरह है उनके लिए हमने कितना लगा रखा है, यहाँ पे 5 लगा रखा है, और जो बायो वाला है, बायोमास वाला है, उसके लिए 10 लगा रखा है। पर लेकिन ये तो टारगेट है हमारे, अचीव कितने हो पा रहे हैं, 2017 में है आज की डेट में हम, और टारगेट क्या है हमारा 2022, ठीक है। तो 5 साल हमारे पास है, तो ये कितना अचीव हुआ है, ओनली 12, ठीक है ना। जाना कहाँ है, 100 पर जाना है। अब देख सकते हैं
हालांकि ये 32 हो गया है, इसको कुछ अचीव किया जा सकता है, पर लेकिन सोलर वाले में तो कहीं तक आशा दिख ही नहीं रही है कि वहां तक पहुंचेंगे। यहाँ पे जो है पहुंच रहे हैं, यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो सोलर वाले में है। आउट ऑफ द 100 गीगावाट सोलर टारगेटेड 4 गीगा, मतलब ये तो वही है, मैंने आप लोगों को कल भी डिस्कस किया था जब दिखाया था कि अलग अलग डिवाइड कर रखा है कि रूफ पे कितना लगना है, या फिर अलग पावर प्लांट कितने बनाने हैं, या ग्रीन पार्क कैसे कितने कितने बनाने हैं, तो वो वाले टारगेट अलग अलग हैं। पर लेकिन इनका टारगेट कहीं भी अचीव होता नहीं दिख रहा है किसी भी एंगल से। ठीक है, तो ये बोला गया, इनको याद रखिएगा क्या क्या टारगेट है और कितना अचीव किया जा रहा है, और मतलब कितना हमने टारगेट बना रखा है किस किस फील्ड में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत आराम से। ट्रंप जी जो है, उनकी ट्रंप जी की फर्स्ट मैडम विजिट हुई है सऊदी अरेबिया की, वहां पे गए हैं, तो उन्होंने एक तरीके से ये बोला जा रहा है ट्रंप पुट्स ऑन्स मतलब भार, मतलब जो मुस्लिम है उन्हीं के ऊपर भार रख दिया है कि टेररिज्म को कंट्रोल करना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने स्पीच दी सऊदी अरेबिया में, तो वहीं पे बोला गया है कि नोट ए क्लैश बिटवीन मतलब वेस्टर्न और इस्लाम, इसको ऐसे मत देखो कि वेस्टर्न और इस्लाम के बीच में क्लैश है और मैं मुस्लिम कंट्री पे कुछ इंपैक्ट डाल रहा हूँ या मुस्लिमों के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि क्राइस्ट जो जिस तरीके से आप लोग अगर सब चाहे मिलके तो सब लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अभी इनके साथ में डिफेंस की बहुत बड़ी डील भी साइन की है सऊदी अरेबिया में, अब तक की ये मानी जा रही है कि यूएसए की सबसे बड़ी, वो भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे विजिट फर्स्ट विजिट इनकी है। इसके अलावा देखिए रैम्बो के बारे में बोला है कि देखिए बोला है रैम्बो था, बना के चले थे रैम्बो, बन गया मिराज। ठीक है ना, तो रैम्बो होता है इस तरीके का जिसको इंद्रधनुष हम लोग बोलते हैं, वो इस तरीके का होता है। मिराज इस तरीके से होता है जैसे आप लोग गाड़ी चला रहे हैं रोड पे, तो आप लोगों को धुंधला नहीं दिखता है, पानी पानी सा दिखने लगता है इस तरीके से, तो मिराज वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि रैम्बो बन के चले थे, मिराज बन गया। डेप्थ देखे कितना बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेप्थ बढ़ता जा रहा है 6 7 8 9 10, तो नॉन परफॉर्मिंग एसिड से, तो ये कितना बढ़ गया है। ठीक है, डेप्थ कितना बढ़ता जा रहा है, ये सब चीजों के ऊपर फोकस करके चल रहे हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो भी आप लोग देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आरबीआई ने बहुत सारे स्टेप्स लिए जो कि हमने इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किए थे। 5/25 ये स्कीम्स लगा के चले कि अगर आप लोग अपना वो लोन नहीं दे पा रहे हैं 25 ईयर में, तो आप लोग मतलब आराम आराम से दे सकते हैं उसको, रेस्ट 5 ईयर मतलब बढ़ा के। ठीक है, तो ये वाली डिस्कस की थी हमने। इसके अलावा एनपीए का तो जैसा असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई, तो इसमें भी दो इश्यूज दिख रहे थे। एक तो कि इनको दे तो देते हैं कि मतलब रिकवर करने के लिए जो एनपीए हो गया, रिकवर करने का काम था इनका, दे तो देते हैं, पर लेकिन रिकवर होके वहां से चीजें आ नहीं रही हैं। ठीक है, तो ये भी दो चार नेगेटिव चीजें थी जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मतलब टोटल फंडा वो ये कि एनपीए बढ़ता जा रहा है, पर लेकिन उसका सोल्यूशन कुछ नहीं निकल पा रहा है, डेप्थ बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से पैरेललिज्म होता जा रहा है हमारे सेक्टरों में। ठीक है, तो ये बातें थी यहाँ पे। इसके अलावा ये क्वेश्चन थे, देखिए मैंने कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में आप लोगों से डिफरेंस पूछा था। तो कस्टम ड्यूटी जो होती है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर लगती है, हमारे यहाँ से बाहर और बाहर से अंदर कितना सामान आ रहा है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट हो रहा है हमारी कंट्री के खुद अंदर, तो उस पर पे की जाती है। ठीक है, और ये होती है एक जो बड़ा बम आप लोग बोल सकते हैं, तो ये मैसिव बम था जो कि नानगर प्रोविनेंस अफगानिस्तान में गिराया गया था यूएसए के द्वारा। ठीक है, एक ये था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, फाउंड 1861 में किया गया था, अलेक्जेंडर कनिंगम। कल भी नाम नहीं लिया गया था ढंग से, आज तो हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे, नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में बात किया था मैंने, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो ये क्या होता है, इंस्क्रिप्शन आप लोग खुदाई कह सकते हैं, पत्थर पे खुद नहीं देते हैं ऐसे 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 चाकू से, अगर आप लोग उस पे चला दे पत्थर पे कुछ, तो इस तरीके से इंस्क्रिप्शन बोलते हैं उनको। ठीक है, तो ये अशोका था जिसके बारे में मैंने पूछा था, तो इनको डेसिफर किया गया था जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। ठीक है ना, वो डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो इस टाइम की थी ये। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन। अगर चीजें पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा उसको और शेयर भी कीजिएगा, और पीडीएफ आपको नीचे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहां पे आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।